जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं साइंस का, जो 27 फरवरी के दिन आपका पेपर हुआ है साइंस का। तो मेरे पास दो सेट पेपर है, ठीक है। पहला है 824 EN का और दूसरा सेट जो मेरे पास है वो 824 EJ है, ठीक है। तो यही दो सेट पेपर मैं कराने वाला हूं इस वीडियो में। यदि आपका भी यही दो पेपर है, इन दोनों में से कोई एक है, तो आप मैच करा लीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही है कितना क्वेश्चन नहीं सही है। तो देखिए 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं, तो दोनों पेपरों का मैं 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न का बताने वाला हूं। आप मैच करा लीजिए कितना आपका सही है और कितना नहीं सही है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपने बोर्ड एग्जाम अर्थात साइंस के विषय में कुल कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, ठीक है। आपको ये जरूर बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व कराते हैं सेट पेपर EN को। तो EN का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए बोला है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से आगे। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपने ये ध्यान से पढ़ा होगा तो आसानी से आपने कर लिया होगा, क्योंकि काफी सिंपल है। बोला है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार क्या है, बराबर है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वह वस्तु की स्थिति कहां पर होगी, हमेशा वक्रता के केंद्र पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले का। यदि आपने सी ऑप्शन सही किया है तो आपका समझ लीजिए क्वेश्चन सही है और 1 नंबर यहां से आपको मिल गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी क्वेश्चनों को मिला लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितना नहीं सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, EN सेट में करा रहा हूं, ठीक है। 824 EN पेपर जो है उसी का सॉल्यूशन अभी मैं करा रहा हूं। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किसी रंग के न्यूनतम विचलन, यानी किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। देखिए श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो वहां से 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो न्यूनतम विचलन सबसे कम जो होता है वो लाल में होता है। अगर यही अधिकतम विचलन की बात करता है तो हम यहाँ बैगनी को टिक करते। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है तो यह जान लीजिए कि आपका यह क्वेश्चन सही है और यहां से भी आपका 1 नंबर अब पक्का हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पर। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्धन लेंस के रूप में। कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, या साधारण कैमरे में। तो एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो किसमें प्रयोग आता है, हमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम चश्मे में प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है मांसपेशियां, नेत्र लेंस, पुतली या कार्निया। तो दोस्तों नियंत्रित क्या करता है, पुतलियां करती हैं। आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की अधिक मात्राएं होती हैं उन्हें के पुतलियां क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो विद्युत सूत्र यहाँ शक्ति का जो सही सूत्र है वो है दोस्तों P बराबर I स्क्वायर R, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है चुंबकीय क्षेत्र। ओके अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC आपूर्ति की आवृत्ति है तो क्या होता है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होता है। क्लियर। भारत में। क्वेश्चन नंबर 8 है आर्सेनिक तत्व है। तो आर्सेनिक जो है दोस्तों वो क्या होता है, उपधातु होता है। यहां तक आपने मैच करा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें,
क्योंकि इस चैनल पर सभी पेपरों का सॉल्यूशन कराया जा रहा है और इस पर आपको 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्टों का 6 से 12 तक अगर आप कक्षा में हैं तो सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो देखिए प्रोपेन जो सूत्र होता है वो होता है C3H8। तो आप देखिए H8 किस में, देखिए H तो यहाँ पे 3H 3 2 5 3 8 और 1 2 3 C3, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। क्लियर। चले क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आते हैं। तो निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। Fe2O3 प्लस Al2 2Al2, यहाँ पे आपको फिर क्या कर दिया है, यहाँ पे इसको अभिक्रिया देखिए यहाँ पे समीकरण बनाया गया है, संतुलित किया गया है। अब बोला है अपक्रिया जो संतुलित किया गया किस प्रकार से, तो ये विस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है। तो दाहिनी ओर बढ़ने पर दोस्तों प्रमाण त्रिज्या और धात्विक प्रकृति दोनों क्या होती हैं, घटती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। तो कॉलम ए कॉलम बी, कॉलम बोला है एस्टिक एसिड, तो एस्टिक एसिड का निर्माण हम किस में यहाँ देखिए एस्टिक एसिड जो है, अब हम इसका मिलन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो एस्टिक एसिड हम का प्रयोग किस में करते हैं, तीसरे में, सिरका बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिलान कर दीजिए तीसरे में। क्लियर। उसके बाद एथेनॉल कपड़ा साफ करने में। क्लियर। और कास्टिक सोडा यहाँ पे हो जाएगा साबुन के निर्माण में, और अपमार्जक जो हो जाएगा इसका मिलन हो जाएगा दूसरे के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहले का तीसरे के साथ मिलान हुआ है, दूसरे का चौथे के साथ मिलान हुआ है, तीसरे का पहले के साथ मिलान हुआ है और चौथे का दूसरे के साथ मिलान हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 12 को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है। आपको यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान बताना है क्या, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो कितना होगा शुद्ध जल का पीएच मान, 7 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, 15वें का सी। ओके। और क्वेश्चन नंबर 16 है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है पुनरुद्भवन होता है, यानी दोबारा जन्म किसमें होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन हम किस में कर सकते हैं, तो गुलाब में। ओके। देखिए आलू में तने द्वारा होगा, चने में बीज द्वारा होगा, और ये देखो बायोफिल्म अजूबा जो है ये जड़ द्वारा होगा। ठीक है। तो अलग अलग है, तो बोला है पत्तियों में गुलाब द्वारा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है डार्विन प्रसिद्ध हैं। तो डार्विन किस लिए प्रसिद्ध हैं, वो अपने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये बोला है किस देश को पवन का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है। ठीक है। क्लियर होगा दोस्तों। तो ये रहा ईएन सेट 824 ईएन का मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है। और दोस्तों आप कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिए हैं मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे ही पता चले कि आपका औसत क्या चल रहा है, आप कितना नंबर तक गेन कर सकते हैं। ठीक है। मैच करा लिए होंगे आप ईएन को। तो चलिए अब हम सॉल्व कराते हैं नेक्स्ट पेपर ईजे को। ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर जो मेरे पास अगला है
वो है 824 EG। तो इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन और पहले चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो चारों ऑप्शनों को हम प्रयास करेंगे आपको दिखाई दें। देखिए, पहला बोला है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका सही होगा, आपने सही जवाब इसका दिया होगा ओमार सीट पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो आपने सही कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और आप मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अगर छोटे अक्षरों को हमें पढ़ना है तो आप किस प्रकार के लेंस को प्रयोग करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो दोनों क्या होंगे दोस्तों? अवतल दर्पण होंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, उसे हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो रेटिना, देखिए, दृष्टि पटल को ही हम बोलते हैं रेटिना, यही है रेटिना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? देखिए, बोला 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 1:4 होगा, ठीक है। मैच करा लीजिएगा आपने कहां तक सही किया है और कहां तक नहीं किया, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं जनरेटर या जनित्र कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट हम इसको देख लेते हैं ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो और अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप मैचिंग भी करा लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। एंटीमनी जो है वह उपधातु है। क्लियर? 9वां नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों C2H4 है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो बांड CHO प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। आपने देखा कहां तक? क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें बोला है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र है, तो जब यहाँ पे क्लोराइड था तो Cl2 लिखा गया, अब ऑक्साइड है तो यहाँ पे O2 लिखा जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। जितने भी क्वेश्चन है आप सब मैच कराते चलिए और कमेंट में आप जरूर मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृक्कों का कार्य होता है, तो वृक्क का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन में होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। देखिए पत्तियों पर कलियां, कलियों का मतलब फूल, पत्तियों पर फूल किसमें निकलते हैं? पुदीना में, पुदीने में फूल निकलता है सफेद सफेद। आलू में नीले रंग का, लाल रंग का, सफेद रंग का कई प्रकार के फूल निकलते हैं। जैसे आलू जिस कलर का हो, आलू कई प्रकार के होते हैं, कई ब्रेड के होते हैं, लाल आलू, सफेद आलू, कई नाम उसके तमाम प्रकार के नाम होते हैं। तो आलू में कई प्रकार के, बायोफिल्म में भी फूल निकलते हैं। तो अर्थात पत्तियों पर कलियां विकसित होती इन सभी पर, पुदीना में भी, आलू में भी, बायोफिल्म में भी, और तब तीनों को मिलाकर होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कलियां का मतलब होता है फूल, फूल इन तीनों में निकलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुवांशिक विज्ञान के जनक है या अनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बोला है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो दो डीएनए जो तंतु आपस में जुड़ते हैं वो हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में। किसमें होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन? हाइड्रा में होता है। ओके, और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। बोला है मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों या गुड़हल। आपको पता है कि मटर पर प्रयोग किया गया था, मेंडल ने प्रयोग किया था मटर पर। अब उद्यान मटर या मीठी मटर, तो मीठी मटर पर भैया प्रयोग नहीं किया गया था, प्रयोग किए थे मेंडल जी ने उद्यान मटर पर। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पेपर का। आपके पेपर में जो आया था वह लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लास्ट है आपके पेपर में और आपको दिखा भी दे रहे हैं, आप मैच भी करा लीजिए। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? मादा का मतलब औरत, औरत में ऐसा कौन सा भाग नहीं पाया? अंडाशय औरतों में पाया जाता है, गर्भाशय औरतों में पाया जाता है, शुक्रवाहिका पुरुषों में पाया जाता है। तो बोला है भाग नहीं है मादा का, तो मादा का भाग जो नहीं है, जनन तंत्र का भाग नहीं है, वह है शुक्रवाहिका। डिंब वाहिनियां होती हैं वो भी अंडाशय के अंदर। ठीक है, तो यह डिंब वाहिनियां भी पाई जाती हैं, जो नहीं पाई जाती मादा के अंदर वो होती है शुक्रवाहिका। आई होप आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से मैच करा लिया है और सभी क्वेश्चन आपके सही हैं, उम्मीद करता हूं मैं। और आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। देखिए जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, जो ये आपके बोर्ड एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए काफ़ी मददगार हैं। इन क्वेश्चनों को आप गलत ना किया करें, प्रयास करें कुछ समय देकर इसको अच्छे समझ बूझकर जवाब इसके देने का प्रयास किया करें। ठीक है, बहुविकल्पी जितना ही सही रहेगा उतना ही अच्छा परसेंट आपका उठेगा। ओके, उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट उठेगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अब आप 10th पास हो जाएंगे तो 11th में एंट्री करेंगे और 11th में जब आप एंट्री करेंगे तो इस चैनल पर आपको सभी कोर्स फ्री में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।